सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला नंबर मोलरिटी पढ़ लिए थे, सेकेंड नंबर लिखोगे मोललिटी। मोललिटी क्या होता है तो बताना, 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसी को मोललिटी बोलते हैं। फिर से एक बार, 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो। दिमाग में भी करना है, ही नहीं कि खाली सुनना है ना। एक बार लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, लिखोगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg solvent is called मोललिटी। याद रखना है लैंग्वेज, ठीक है, समझ के भी रखना है। नेक्स्ट, मोललिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका यूनिट हो जाएगा स्मॉल एम। मोलरिटी का यूनिट कैपिटल एम होता था ना, इसका यूनिट स्मॉल एम। कैपिटल एम मतलब मोलर, स्मॉल एम मतलब मोलल। ठीक है, ये मोललिटी का यूनिट हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ना पहले सुनोगे ध्यान से, अगला क्वेश्चन अपने बनाना, ये वाला ध्यान से सुनना। जैसे 500 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें 10 ग्राम कोई सब्सटेंस है, 10 ग्राम कोई सब्सटेंस है। तो ये जो सब्सटेंस है ये सॉल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा? 500 ग्राम के सामने ये बहुत कम है, इसलिए ये सॉल्यूट होगा। और तुम लोग जानते हो कि सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के बनता है। तो 500 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 500 माइनस 10, 490, 490 ग्राम। इतना ठीक है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा बैक करके फिर से एक बार सुनोगे, बिना इसको समझे हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन 500 ग्राम है, इसमें कोई 10 ग्राम सब्सटेंस है, मतलब ये सब्सटेंस सॉल्यूट होगा, कम मात्रा में है। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो 500 माइनस 10, 490 ग्राम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन बनाने में सबसे पहले गिवन लिख देना चाहिए। 518 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 518 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम, मोलिकुलर मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, और फाइंड मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन लिख दिए। अब मोललिटी पूछ रहा है तो मोललिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट 518 ग्राम सॉल्यूशन में 18 ग्राम ग्लूकोज है, ये कम है, इसका मतलब यही सॉल्यूट होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल का कितना फार्मूला लिखवाए थे? 3 फार्मूला है ना। मास दिया हुआ है 18 बाई मोलिकुलर मास 180, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मास बाई मोलिकुलर मास, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ए भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन है 518 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है 18 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 500, 518 माइनस 18, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम है। इसको केजी में रखना होता है, ग्राम को केजी में करने के लिए 22,000।
इसको कर दोगे 18/180, डिवाइडर बाई इतना है तो इंटू करेंगे तो 1000/500, 18 से ही 10, 500 से ही 2, 2/10 मतलब 0.2। मोललिटी का यूनिट क्या होता है? स्मॉल m। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे, है ना। चलो इसका पॉज करके अपने से गिवन लिखो, जैसे जैसे बताया उस तरह से करो, उसके बाद देख लेना फाइनल आंसर इधर सही है तो अच्छा बात, नहीं तो फिर देखना स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पॉज करके बना ही लोगे जी, है ना, उसके बाद देखोगे तो अच्छा रहेगा। 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 225 ग्राम कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम, उसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है। फाइंड मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी पूछ रहा है, तो मोललिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास। तो 225 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया है, मतलब यही सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना रख देंगे 5, बाई मोलिकुलर मास कितना है 60। ये तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 220 ग्राम। अरे 225 ग्राम सॉल्यूशन है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 220। तो 220 इसको केजी में करेंगे तो बाई 1000, 5/60 इंटू 1000/220, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। 2 से ही 11, 2 से ही 5, ऊपर में 5 5 या 25, नीचे में 11 6 जार 66, बस 66 से डिवाइड करोगे, 66 इधर में 25 डिसिमल देंगे तो 250 हो जाएगा, है ना। कितना बार में? 3 बार में लगेगा। 3 6 जार 18, 3 6 जार 18 119, 10 से 8 2, 14 से 9 5, एक खत्म, 520 हो जाएगा, है ना। 6 8 जार 48, 6 9 जार क्रॉस मार जाएगा 8 बार में। तो बस अब हो गया, कोई जब इसको भेजना थोड़ा ना है फ्रेम करवा के ही, तो रफ में करना है ये काम। तो 0 पॉइंट कितना आ गया, हालांकि इसको ना थोड़ा क्रॉस करेगा, जैसे 8 6 जार 48 4, 8 6 जार 48 और 4 52, 528 हो जाएगा, हल्का सा क्रॉस करेगा। तो फिर तुम क्या बोलोगे, सर 7 लीजिए? नहीं, 8 ही लेंगे, काहे कि अगर तुम 7 लोगे तो फिर इससे आगे जब करोगे ना तो 9 आएगा, तो 0.379 को अप्रोक्स में क्या बोलोगे, 0.38 बोलोगे। तो उसीलिए अगर थोड़ा ज़्यादा आगे हो जाता ना, काफ़ी आगे हो जाता अच्छा खासा, तब फिर देखते हैं, फिर 0.37 करते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं, अगर वो 5 से कम रहता है तो 0.37 ही लेते, 5 से ज़्यादा रहता है तो 0.38 ले लेते। तो ये तो एकदम पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि एकदम तो 8 ज़्यादा है, बस 528 आ रहा है 8 से कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत है ना, तो इसलिए 0.38 ले लेंगे। तो 0.38 यूनिट क्या, स्मॉल m, मोलल, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो पहला नंबर क्या पढ़ लिए, मोलरिटी, दूसरा नंबर मोलालिटी, थर्ड नंबर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से, इसको ना ऐसे ऐसे लिखते हैं, इसको काई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काई, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट कैसे से करते हैं, काई से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे हम लोग ना सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये लिखना नहीं अभी सुनना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को एन ए मान लिए है, नंबर ऑफ मोल को ना स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ए सॉल्यूट मान लिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन ए मान लिए, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन बी मान लिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट लिखना है। फ्रैक्शन मतलब होता है आउट ऑफ वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन मतलब काई, और सॉल्यूट मतलब ए लिख दिए। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन। अब परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो ना, उसका मोल ऊपर रखो, नीचे में टोटल रख दो, हो गया, फ्रैक्शन निकल गया। जिसका भी निकालना है उसका ऊपर, नीचे में टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका ऊपर रख देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, हो गया। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना, इसको डिनोट कैसे से करेंगे, काई बी से। इसका क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर रख दो और नीचे में टोटल रख दो, यही हो गया मोल फ्रैक्शन। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, क्योंकि डिफिनीशन पूछता है बोर्ड में तो उसका याद रखना ही होगा, सारा कंसंट्रेशन टर्म्स का लैंग्वेज याद करना, फार्मूला तो जिसका याद करने वाला, जैसे मोलरेटी का याद करना था, तो जिसका याद करना है उसको याद करना है, इसका समझना है तो इसका याद क्या करोगे, इसको तो समझ के रखोगे कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर नीचे में टोटल कर देते हैं ना। तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ, है ना, ये रेशियो है ना, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और मतलब या मतलब ये दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन है ना, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो तुमसे कोई बोलेगा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो नीचे में डिफिनेशन लिखोगे पहले, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड total number of mole of solution is called mole fraction। ठीक है भाई, ये डिफिनीशन हो गया। उसके बाद ये तो समझ के रखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या मान लिए एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या मान लिए एन बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल कहाँ रख देंगे, ऊपर, और नीचे में क्या रख देंगे, टोटल रख देंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना है, ई लिखना नहीं है फिर, हाँ ई वाला लिख लेना है फिर इस डिफिनीशन के बाद, लेकिन ये सुनना है, ये समझना है। देखो सॉल्यूशन में C2H5OH और O2 है, ये दोनों का मिक्सचर है, C2H5OH और O2 का मिक्सचर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH लिखना है, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH लिखना है तो इसका मोल ऊपर, तो ऊपर में लिख देंगे मोल ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाई नीचे में टोटल का, तो टोटल में मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ O2, है ना। उसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 लिखना है तो बोलो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ O2। क्लियर है भाई। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना है ना एक्सप्रेशन, उसका इस तरह से उसका मोल ऊपर लिख दो, नीचे में टोटल। ये नहीं कि सबको ए बी मानते रहोगे जिंदगी भर, है ना। अगर इस तरह का दिया हुआ है तो फिर क्यों ए बी मानोगे, डायरेक्ट रखोगे ना, है ना। स्मॉल एन मतलब क्या होता है, मोल होता है, स्मॉल एन मतलब मोल होता है, ठीक है। अच्छा अभी क्या बताएं, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन। यहाँ पे मोल है तो मोल आउट ऑफ वन, है ना। इसका मतलब ये कि अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन मतलब तो यही होता है, आउट ऑफ 1। तो नीचे में नोट करके काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह पे ये रख दो, Na बाई Na प्लस Nb, है ना, प्लस काई बी के जगह पे ही रख दो Nb बाई Na प्लस Nb, है ना। एलसीएम क्या ले लोगे, Na प्लस Nb,
ऊपर से आ जाएगा Na, Nb, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जैसे देखो कोई क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक, और उसमें तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों निकालने बोल दिया, ठीक, तो तुम क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लगाओगे अपना, इस हिसाब से बना दोगे। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फिर फार्मूला नहीं लगाओगे। ये फार्मूला लगाना तो इजी है, लेकिन इसमें पुट करना, अब सोचो ना भाई, मास दिया रहेगा तो मास रखना होगा, फिर मोलिकुलर मास, नीचे में मास, भाई मोलिकुलर मास, इसको सॉल्व करना होगा, तो थोड़ा टाइम टेकन वाला बात है ना। तो उस कारण से क्या करेंगे ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.2 आ गया सॉल्व करके फार्मूला से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस 0.2 कर देंगे, क्योंकि होना तो 1 ही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिला के कितना हो जाना है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.3 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। समझ में आया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं मोल फ्रैक्शन का। थोड़ा ध्यान से सुनना है, ये अपने से नहीं बनाना है, बाद में फिर अपने से प्रैक्टिस करो, बाद में प्रैक्टिस करना ही चाहिए। एक बार तो अभी हम लोग फेयर कॉपी में लिख रहे हैं, बाद में क्या करना चाहिए कि एक जो जो चीज़ याद करने वाला है उसको याद करना चाहिए, है ना, जो कंसेप्चुअल है थोड़ा दिमाग में रख लेना चाहिए। उसके बाद रफ कॉपी से जो हम लोग फेयर कॉपी में आंसर लिखे हुए हैं इसका, ये आंसर को कवर कर देंगे, और क्वेश्चन देख के इसका रफ कॉपी में अपने से गिवन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, बनाएंगे, है ना। अभी कुछ काम तुम अपने से कर रहे हो, ज़्यादा काम हम बता रहे हैं कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, है ना। अगर स्टार्टिंग में तुम देखोगे, अगर नहीं पढ़े हुए हैं पहले से और ये बना के देखोगे तो नहीं बनेगा। अगर अभी तुम पॉज करके ही बनाओगे नहीं बनेगा, है ना। तो उस कारण से क्या होता है ना कि इसको अभी तो ठीक है समझेंगे, लिखेंगे, बाद में रफ कॉपी से कवर करके आंसर को और उसको बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बार बार ये बात हमको बोलते रहना पड़े, ये सब अपने से हर जगह करना चाहिए, पूरा ही क्वेश्चन में करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस, तब जाके दिमाग में बैठता है, तब इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, पीवाईक्यू चाहे बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो, वो बनेगा, है ना। ये स्टेप लेने से बनता है। अब ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए हो गया बपौती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना भाई, है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ना पहले एक बात ये इस चीज पे फोकस करते हैं पहले हम लोग, है ना। ये बोले हुआ है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोल एंड वाटर। इथाइलिन ग्लाइसोल मतलब C2H6O2 बोल दिया हुआ है, और वाटर H2O इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इस बात को पकड़ो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारा क्वेश्चन में तुमको इस टाइप का मिलेगा। जब भी ऐसा टाइप का मिले ना, ये 20% ऑफ C2H6, 3 गो बात पहले लिखना, बाद में क्वेश्चन वोश्चन कुछ किया जाएगा, पहले 3 गो बात लिख देना, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, अभी क्या बोले हैं, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, और परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, तो 20% ऑफ C2H6O2, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लोगे तो 20% C2H6O2 है इसमें, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लोगे तो मास ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा। और सॉल्यूशन में क्या क्या चीज है, एक C2H6O2 है, दूसरा H2O है। तो C2H6O2 20 ग्राम हो जाएगा 100 ग्राम में, मतलब H2O कितना हो जाएगा 80 ग्राम, 100 माइनस 20, 80 ग्राम हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, ये वाला गिवन दिया रहे ना, तो कई को बात लिख देना है, 3 गो बात लिख देना। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको फरियाते रहो, पहले तो इस 3 गो बात लिख दो गिवन में, है ना। चलो, अगर यहाँ पे 15% दिया रहता तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, भाई मास ऑफ सोल्यूशन तो 100% दिया हुआ है, मतलब आउट ऑफ 100, तो मास ऑफ सोल्यूशन तो हमेशा 100 ग्राम होगा। अब जिसका दिया हुआ है उतना ग्राम मान लो, दूसरा का चीज सॉल्वेंट का निकाल लो, 100 माइनस उतना करके हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, है ना। इसमें 20% C2H6O2 है, तो मास ऑफ C2H6O2 20 ग्राम। और दूसरा चीज क्या है, इसमें पानी है, तो मास ऑफ पानी 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ये तुम्हारा एक बात से 3 बात लिख दिए। अब क्वेश्चन देखना है कि भाई क्या पूछ रहा है, अब जो पूछ रहा है उसके हिसाब से तुम बना दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन मतलब काई ना,
C2H6O2, ठीक है, ये पूछ रहा है। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछता है उसका मोल कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ C2H6O2 प्लस मोल ऑफ H2O, ठीक है भाई। जिसका C2H6O2 और H2O है ना, वाटर है ना, ये लिख दिए। अब मोल ऑफ C2H6O2, C2H6O2 का मोल नहीं, मास दिया हुआ है यहाँ। और जब मास दिया रहता है तब मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलिकुलर मास। मास रख देंगे 20 बाई मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24, है ना। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, तो 6 का 6, 24 और 6 30, मतलब 30, हाँ। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गुना करो 16, 2 का 32, 30 और 32 62, 62 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे भी मोल ऑफ C2H6O2 है, तो सेम यही चीज़ लिखेंगे, है ना। इन्हें की फिर नौटंकी करेंगे 20 बाई ऐसे करके निकाल उकाल के, नहीं, प्लस मोल ऑफ H2O। H2O का मास कितना दिया हुआ है 80 बाई मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1, तो 2 और इसका 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना पर से तुम लोग पॉज करके अपने से बना सकते हो, फाइनल आंसर तक जा सकते हो अगर सॉल्विंग आता है तो। अदरवाइज नहीं, अगर आता है, शक है अपने आप पे, आराम से देखो, हाँ। आगे से फिर अपने से प्रैक्टिस किया करना, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो तुमको करना ही पड़ेगा, तभी तो आएगा। कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो, अब तुमको नहीं भी आ रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, सोचोगे आ भी जाए, सब तो बदतमीजी है ना। चलो, तो अगर आ रहा है तो पॉज करके बनाओ, उसके बाद देखना आगे। नहीं आ रहा है तो देख लो, है ना। ऐसा कभी भी सॉल्विंग करना रहे तो क्या करना चाहिए, पहले इसको छोटा कर लेना चाहिए, है ना। तो 2 से ऊपर काटेंगे 10, नीचे में 31, तो 10/31। इसको डिसिमल में कर लो, तो 31 इधर ले लोगे, इधर में 10 ले लोगे, डिसिमल दोगे तो 100 हो जाएगा, 3 बार में 93, 7 हो जाएगा, डिसिमल दी में तो 70, तो 2 बार में 0.32 मोर देन सफिशियंट है ना। तो इसका 0.32 आ गया, नीचे में भी 0.32 ही रहेगा, जाहिर सी बात है। E18 इसको ऐसे ही कर सकते हैं, तो जो ऐसे ही कर सके उसको नहीं जाना चाहिए उन्हें। 18 4 जार 72, फिर कितना बचा 8 बचा, तो फिर 80, 18 4 जार 72, ऐसे करके आता जाएगा आगे, है ना। तो इतना काफ़ी है। अब 0.32 डिवाइडेड बाई 4 और 2 6, 4 और 3 7, ये ठीक। यहाँ पे भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट काट देंगे, है ना। तो 32 और नीचे में 476। इसको चाहो तो काट के थोड़ा छोटा कर लो, उसके बाद डिवाइड कर लो, या फिर तुम डायरेक्टली डिवाइड कर लो, है ना। चलो, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 32 ई का मिरर नहीं करना चाहिए, रफ में करना चाहिए, फिर जो फाइनल आंसर है वहाँ पे लिख देना चाहिए, नहीं कि पूरा यहीं पे गंदा उंदा कर दिए हुए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 2 से 16 हो जाएगा, नीचे में 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, फिर 2 से ही 8 हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, फिर 2 9 जार 18, अब नहीं कटेगा, तो 119, ऊपर में कितना है 8, डिसिमल देंगे तो 0, 0 देंगे तो 800, है ना। 7 बार में, 7 बार में क्रॉस मार जाएगा, 7 9 जार 63, 6 7 1 जार 7 और 6, 7 और 6 13, 1 7 1 जार 7 1 8, क्रॉस मार गया ना, है ना। लेकिन हल्का ही सा क्रॉस मारा है, अगर चलो ठीक है, लेकिन 6 ही से करते हैं, है ना। 6 9 जार 54, 5 6 1 जार 6 5 11 1 6 1 जार 6 1 7, 10 से 4 6, 9 से 1 कितना हो जाएगा 8, और इधर तुम्हारा ये ख़त्म हो गया, है ना। डिसिमल के बाद 860 हो गया। अब कितना बार में लगेगा, अब 11 8 जार 88, क्रॉस मार जाएगा तो 7 बार में, तो 0.067, तो या तो तुम 0.067 लिखो, या फिर 0.07 भी इसको लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब निकाल लिए इतना तो एक्यूरेट ही लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन का बात है ना, तो 0.067, ठीक। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोलरिटी का यूनिट होता है ना, कैपिटल एम मोलर, मोलरिटी का यूनिट स्मॉल एम मोलल। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में भी मोल है, नीचे में भी मोल है, तो कट जाएगा ना, तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये तुम्हारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.067।
हाँ, आगे तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी भी तो निकालना है ना भाई। तो अब देखो, तुम देखो इतना लगा है स्टेप, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी ऐसे ही फार्मूला लगाओगे तो फिर इतना टाइम लगेगा। क्यों ऐसे करोगे? तुम जानते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.067 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी इक्वल टू 1 माइनस 0.067 आ जाएगा, है ना। तो 10 से 7 3, 9 से 6 3, आई 9, 0.933 ये आ गया। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखें? कभी भी अगर ऐसा ये दिया रहे ना, तो इसे कितना बार लिखने का? 3 बार लिखने का, है ना। और उसके बाद तो फिर दिमाग काम करने लगेगा, सॉल्व करोगे तो, है ना। चलो, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला नंबर पर लिए मोलरिटी, दूसरा नंबर मोलालिटी, तीसरा नंबर मोल फ्रैक्शन, 4 नंबर परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसी को मास परसेंट बोलते हैं। बोल दो एक बार। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास परसेंट पाया जाता है मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसको मास परसेंट बोलते हैं। तो लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसका अगर फार्मूला लिखे मास परसेंट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, अब परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 कर दिए। फ्रैक्शन निकालना होता है इतने करके छोड़ देते। तो मास परसेंट का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेकेंड नंबर, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसी को वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। एक बार बोल लो, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसको वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। तो लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है भाई। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में यही दो चीज जानना है, एक मास परसेंट और दूसरा वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। थोड़ा सा पॉज करके दोनों फार्मूला एक बार दिमाग में घुमा लोगे, है ना। ऑनलाइन मतलब ये नहीं कि अब बस देखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं हो गया काम खत्म, यही मैक्सिमम लोग करता है। नहीं, थोड़ा सा ना, अब जैसे क्लास में जब ये चीज़ होता है तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर उसमें फिर पूछते हैं एक दूगों से, तो मन में सोचता है। वो ऑनलाइन में भी होना चाहिए। तो ऑनलाइन में ही कैसे करेंगे? तो पॉज करके थोड़ा सोच लिए, टर्म सुने तो पॉज करके सोच लिए, फार्मूला थोड़ा सोच लिए, फिर आगे बढ़े। ये नहीं खटाखट खटाखट देखे जा रहा है, वैसे नहीं होता है जी।
है ना। थोड़ा सा सोचने के लिए भी टाइम देना चाहिए, है ना। तो सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तब ना क्वेश्चन बनाएंगे, तो कंसेप्ट समझ में आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या समझ में आएगा, क्या फायदा होगा लिख के, है ना। तो चलो ये हो गया मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। अब एक बात दिमाग में रखो, बहुत बार क्वेश्चन बनाने में ये टर्म का यूज आ जाता है, परसेंट W/W। ये कॉपी में मत लिखना, ये बस ऐसे ही सुनने के लिए इतना लिखना है, ये ऐसे ही बस ध्यान से सुन लेना। बहुत बार आ जाता है परसेंट W/V, बहुत बार परसेंट V/V, इट तीनों टर्म आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है सुनो, परसेंट W मतलब वेट, वेट मतलब यहाँ पे मास, है ना। W/W मतलब ऊपर में भी मास नीचे भी मास, मतलब ये मास परसेंट को ही परसेंट W/W बोलते हैं। तो कहीं पे अगर परसेंट W/W देखना तो मत टेंशन लेना, मास परसेंट को ही बोलते हैं। इसका मतलब हुआ ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो परसेंट लगा हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मतलब परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। अगर परसेंट W/V दिया रहे, W मतलब वेट, वेट मतलब मास, और नीचे V मतलब वॉल्यूम, तो ऊपर में हमेशा सॉल्यूट रहता है, नीचे में वॉल्यूम रहता है, सॉरी सॉल्यूशन रहता है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो गया। अच्छा, ये ग्राम में रखेंगे तो ये मिलीलीटर में रखेंगे, ऐसा कभी नहीं रखेंगे कि ग्राम में कर दिए लीटर में कर दिए, ये फिर गड़बड़ा जाएगा। ग्राम यहाँ लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो हमेशा ध्यान रखना है नीचे वॉल्यूम जो रखना ना वो मिलीलीटर में रखना है। चलो, तो ये हो गया W मतलब वेट, वेट मतलब मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब परसेंट V/V वॉल्यूम परसेंट को बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन इसका इजी है, गिवन लिख के अपने से बना लो पहले पॉज करके, उसके बाद देखोगे इधर, है ना। बहुत इजी है, पॉज करके पहले बना लो तब देखना। 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है 0.5 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 25 ग्राम। कैलकुलेट परसेंटेज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। परसेंटेज अमाउंट, यहाँ मास मास किए हुआ है तो परसेंटेज अमाउंट पूछ रहा है, तो क्या निकाले, मास परसेंट की वॉल्यूम परसेंट, तो मास परसेंट निकालेंगे। तो मास परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट जो 25 ग्राम सॉल्वेंट है, तो ये सब्सटेंस है, तो ये सॉल्यूशन थोड़े ना होगा यार, है इससे तो कम ही है ना, सॉल्यूशन दोनों मिला के ना होगा, कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के ना सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्वेंट है 25 ग्राम, सब्सटेंस 0.5 मतलब सॉल्यूट हो गया 0.5, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन अभी पटक देता है, नहीं भाई मास ऑफ सॉल्वेंट ना है 25, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना, सॉल्यूट है 0.5, आई है 25, तो 25.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, 5 से ही 51 हो जाएगा, है ना। अगर ये 50 रहता तो 2 बार में कटता कि नहीं, तो 51 है तो 2 से थोड़ा कम आएगा, तो 2 से थोड़ा कम मतलब 1.9% हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे अपने से, पॉज करके पहले गिवन वगैरह लिख लो, फिर आगे देखोगे, है ना। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अल्कोहल, सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर, ठीक। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 20 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 20 मिलीलीटर, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 80 मिलीलीटर ऑफ पानी। 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पानी बोल रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ पानी WATER भी लिख सकते हो, H2 बात सेम है यार, ठीक है ना। 80 मिलीलीटर। कैलकुलेट परसेंटेज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम किए हुआ है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू
100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ देखो 80 मिलीलीटर है ये अल्कोहल, तो 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 80 मिलीलीटर ऑफ पानी। इसका मतलब ई घुलाया जा रहा है अल्कोहल, इसका मतलब ये सॉल्यूट हो गया। कहाँ घुलाया जा रहा है? पानी में, तो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट रखना है तो कितना रख देंगे? 20। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखना है तो कितना रख देंगे? 20। और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अरे भाई 20 मिलीलीटर अल्कोहल को 80 मिलीलीटर पानी में रखा जा रहा है, ये दोनों मिल के सॉल्यूशन बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 प्लस 80 ना होगा 100, है ना। सीधे अगर 80 कोई रखोगे तो दो झापर अपने आप को मारोगे। क्यों 80 रखेंगे? अरे यार अल्कोहल अलग, अल्कोहल को पानी में डाल रहे हैं, 80 कैसे मान लोगे? ये दोनों मिल के ना सॉल्यूशन बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100, ये कट गया, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला नंबर क्या पर है? मोलरिटी। दूसरा नंबर मोलालिटी। 3 मोल फ्रैक्शन। 4 परसेंटेज कैलकुलेशन, है ना। 5 नंबर नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है सुनोगे। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसी को नॉर्मलिटी बोलते हैं। एक बार और, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसी को नॉर्मलिटी बोलते हैं। लैंग्वेज में सुनना, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दिमाग में करो पॉज करके, द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? नॉर्मलिटी। तो लिखोगे द ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में इक्यू डॉट लिखते हैं, है ना। द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एक बात मन में आ रहा होगा, अब नहीं पहले से ही आ रहा होगा, हम बताएंगे अब, है ना, कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। नॉर्मलिटी का तो कर लोगे डिफिनेशन कि द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसका फॉर्मूला कर लोगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगला क्वेश्चन तो यही है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट मास होगा, मास बाई इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट पहले लिख लेना, जो बॉक्स बनाना ना इसके नीचे यूनिट लिख लेना कैपिटल एन। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या दिया करना? कैपिटल एन देना। ठीक है। कैपिटल एम का, मोलरिटी का यूनिट कैपिटल एम ना, फुल फॉर्म मोलर। मोलरिटी का यूनिट स्मॉल एम, मोलल, है ना। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ नहीं क्योंकि ऊपर में भी मोल नीचे में कट जाएगा, यूनिट लेस है। परसेंटेज कैलकुलेशन में दोनों का परसेंट देते हैं, है कि नहीं। उसी तरह नॉर्मलिटी का यूनिट कैपिटल एन, फुल फॉर्म कुछ नहीं, खाली कैपिटल एन देंगे, इससे डिनोट करता है कि नॉर्मलिटी है ना। चलो, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। ये VF को क्या पढ़ते हैं? वैलेंसी फैक्टर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो ध्यान से देखना।
वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl, HCl एसिड है, इसमें कितना H है, एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर एक हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4, H2SO4 भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, कितना H है इसमें, दो, तो वैलेंसी फैक्टर दो हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH, NaOH बेस है, इसमें कितना OH है, एक, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो OH कितना है, दो, तो वैलेंसी फैक्टर दो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या सीखे कि एसिड या बेस में जितना H या OH रहे उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है भाई? तो पहले तो तुम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला याद करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगला क्वेश्चन क्या मन में आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, तो मास बाई इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, तो मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। फिर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो एसिड या बेस में जितना H या OH आता है उसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। इस तरह से दिमाग में करोगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात इसका, जैसे मोलरिटी में तीन बात पढ़े थे, है ना। पहला बात फॉर डाइल्यूशन, याद होगा, डाइल्यूशन मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो डाइल्यूशन जब किए थे तो क्या हो गया था, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये समझाए थे कि जितना मोल पहले उतना मोल बाद में। तो नॉर्मलिटी के केस में बोलेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। तो डाइल्यूशन का कंडीशन मोलरिटी के केस में M1V1 इक्वल टू M2V2, नॉर्मलिटी के केस में N1V1 इक्वल टू N2V2। वहां पे मोल सेम होता था, यहाँ पे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, इक्विवेलेंट सेम होगा, सिमिलर माना जाता है लगभग लगभग, ठीक है ना, मोल को और इक्विवेलेंट को। एक बार और, डाइल्यूशन का कंडीशन मोलरिटी के केस में तो क्या बोलोगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, नॉर्मलिटी के केस में N1V1 इक्वल टू N2V2। दूसरा फॉर एसिड प्लस एसिड, देखे थे ये वाला कंडीशन ना, और बेस प्लस बेस, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस के लिए क्या देखे थे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MFVF। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NFVF, ठीक है। तीसरा कोई पूछेगा NF क्या है, तो फाइनल नॉर्मलिटी, VF क्या है, फाइनल वॉल्यूम, NF इंटू VF क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये एक एसिड का इक्विवेलेंट, ये दूसरे एसिड का इक्विवेलेंट इक्वल टू फाइनल जो एसिड बनेगा उसका इक्विवेलेंट। उसी तरह बेस प्लस बेस भी करेंगे तो वही बात हो जाएगा। फॉर एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस के लिए मोलरिटी का के लिए क्या बोले थे, M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MFVF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू NFVF। तो ये दिमाग में रखना है। जैसे डाइल्यूशन का कंडीशन मोलरिटी के केस में M1V1 इक्वल टू M2V2, तो नॉर्मलिटी के केस में N1V1 इक्वल टू N2V2। एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस के केस में M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MFVF, तो यहाँ पे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NFVF। उसी तरह एसिड प्लस बेस का है, ठीक है। अब थोड़ा एक बार पॉज करके फॉर्मूला फ्रेम कर लो पहले, नॉर्मलिटी वाला, ये तो इजी है, ये तो पहले आया था, है ना। नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। खाली इतना ही से काम चल जाएगा क्या, नहीं, फिर आगे सोचना होगा ना कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास बाई इक्विवेलेंट मास, फिर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। फिर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो एसिड या बेस में जितना H या OH रहता है उसको वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो पॉज करके एक बार फ्रेम कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आगे का, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
देखना अच्छे से, ये अपने से नहीं बनाना है, बाद में फिर प्रैक्टिस करना, अभी देखना कायदे से इसको। 0.37 ग्राम ऑफ CaOH2, मास दिया हुआ है 0.37 ग्राम, ये डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, है ना। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी पूछ रहा है, दो चीज गिवन है लिख दी है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो नॉर्मलिटी का फार्मूला लगा दिए। नॉर्मलिटी का फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एकदम अच्छे से सुनना जी, और कायदे से एकदम नज़र गराए रखना, ध्यान से देखते रहना, ठीक। ये फार्मूला अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है आना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होता है। चलो, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या था, मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब वो सब सोचना है, ये एक मेन फार्मूला लिख दिए, आप पुट करना है वैल्यू, मास बाई इक्विवेलेंट मास, तो मास 0.37 रख दिए, बाई इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, तो मोलिकुलर मास इसका रखेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, प्लस हाइड्रोजन भी कितना है 2, तो ये हो गया। जब तक फॉर्मूला भूल गए रहेंगे फिर एक बार सोच लेंगे, क्या दिक्कत है। ग्राम इक्विवेलेंट मास मतलब मास बाई इक्विवेलेंट मास, तो मास है बाई इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, तो बाई करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अरे इसका बाई करेंगे यहां से तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर CaOH2 में कितना OH है 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना दिया हुआ है 10। जहां यहां पे स्टेप गड़बड़ा है ना, मास बाई इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर बाई 10, इतना बाई हो जाएगा, वही बत्ते खत्म, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बहुत जरूरी है ये देखना कि मास बाई इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, तब ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इधर लिख दिए 10। हो गया, अब तो इजी है। 0.37 इंटू 2, इस सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 74, डिवाइडेड बाई 10 है मतलब 10/1, तो इंटू करेंगे तो 1/10, ये डिसिमल हटाएंगे तो 100, 2 से ही 37, 37 से 37 कट गया, ऊपर में 1 नीचे में 1000, तो या तो 0.001 कैपिटल N बोल दो, या फिर कोई अगर नीचे में 10⁻³ है तो ऊपर में 10⁻³ N बोलता है, तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं, दोनों सेम आंसर है, ठीक है। या तो 0.001 N बोल दो, या तो 10⁻³ N बोल दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा पकड़ो, क्वेश्चन बड़ी इजी है ना, ये पॉज करके थोड़ा कोशिश करो बनाने का, उसके बाद देखना, है ना। इसमें 100 मिलीलीटर ऑफ 2N मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, नॉर्मलिटी 2N, नॉर्मलिटी दिया हुआ है 2N, अच्छा नहीं ना लगेगा, N=2N, क्या तो ठीक ना, उसीलिए लिख दिए पूरा। तो इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, बाद में फिर वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें ये है, डाइल्यूटेड, जैसे ही डाइल्यूशन देखे ना मतलब उसका कंडीशन दिमाग में आना चाहिए। मोलरिटी वाला कि नॉर्मलिटी वाला, तो यहाँ सिचुएशन क्या है, नॉर्मलिटी वाला, तो N1V1 = N2V2, N1 मतलब पहले का नॉर्मलिटी 2, V1 100, N2 ये निकालना है, इंटू वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसको 1000 कर दो, काहे, अरे इन्हें मिलीलीटर में रखे हो तो उन्हें भी मिलीलीटर में, दोनों तो अब सेम यूनिट में रखना है ना, तुम इसको लीटर में कर दो, बात वही है, तो फिर उधर 1 रख दो, है ना। नॉर्मलिटी को अकेले करो, नॉर्मलिटी को अकेले करोगे तो 2 × 100, ये ना मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 2 0 से 2 0, 2/10 मतलब कितना 0.2 कैपिटल N, ठीक है भाई। चलिए, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला नंबर क्या पढ़ लिए, मोलरिटी, दूसरा मोलालिटी, 3 मोल फ्रैक्शन, चौथा परसेंटेज कैलकुलेशन, पांचवा नॉर्मलिटी, है ना, 6 करके
पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। पहले इसका मतलब समझ लो। फ्रैक्शन मतलब क्या? आउट ऑफ 1। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन। फिर से एक बार, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, पार्ट्स पर मिलियन मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या? 10⁶, आउट ऑफ 10⁶, है ना। चलो अब समझ लो कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसी को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। अभी मास परसेंट बताए थे ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है, इसमें क्या बोल रहे हैं? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज mass of solute present in per 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। हो गया। वहां पे इंटू 100 होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, इन्हें सीधे पीपीएम बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, ये बोलना कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये जब भी निकालना परसेंटेज में, जैसे लास्ट में परसेंट दे देते थे ना, इसके लास्ट में पीपीएम दे देंगे यूनिट के तौर पे। क्या दे देंगे? पीपीएम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात ये बड़ी कंफ्यूजेबल चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम पूछे ना, तब ये बोलना मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। सीधे अगर कंसंट्रेशन पूछे, बहुत जगह सीधे कंसंट्रेशन लिखा रहता है, सीधे अगर कंसंट्रेशन पूछे तभी मत समझना, तब मोलरिटी समझना। सीधे कंसंट्रेशन बोलना है मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स, तो उसका उसमें बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें 7 गो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है। उस 7 में सबसे पहला नंबर पे क्या था? मोलरिटी था। तो सीधे अगर कोई बोले ए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो, तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला बोल दोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला बोलो, तब बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। भाई क्लियर है? अगर सीधे कंसंट्रेशन पूछे, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या, तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला बोलोगे। और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम मतलब क्या, तभी वाला फॉर्मूला बोलोगे। ठीक है भाई, इसका यूनिट क्या लिखोगे? कोई भी क्वेश्चन बनाओगे उसके बाद जैसे उसमें परसेंट दे देते थे ना, इसमें क्या दे दोगे? पीपीएम दे दोगे। देखते हैं इसका क्वेश्चन, है ना। पॉज करके बना सकते हो, गिवन पहले लिखो, उसके बाद फॉर्मूला सोचो, बना दो, उसके बाद देखना आगे, है ना। तो 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस, मास ऑफ के प्लस 20 मिलीग्राम दिया हुआ है, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, और फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत कम है तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो पहले ही फार्मूला लगाओगे तो कहाँ से लाओगे मास ऑफ सॉल्यूशन? पहले मास ऑफ सॉल्यूशन का जुगाड़ कर लो, उसके लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम जानते हैं, उससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा,
अब मास ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी। अब फार्मूला लगा के पुट करके बना देंगे, है ना। तो पहले क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी 0.8, डेंसिटी सॉल्यूशन का रखे हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो मास भी सॉल्यूशन का निकलेगा ना। जरूरी है लिखना, क्योंकि फिर सीधे मास लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मास ऑफ के प्लस भी है, एक के को रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम कितना दिले है 1 लीटर, तो इसको 1000 रख दोगे। का है, क्योंकि इन्हें ग्राम पर मिलीलीटर है ना, तो इन्हें भी मिलीलीटर में रखोगे ना, तब ना यूनिट सेम हुआ जी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को अकेले कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन को अकेले करोगे तो 0.8 इंटू 1000, 800 ग्राम। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर होगा। अब मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, अब फार्मूला लगा दें, है ना। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट 20 मिलीग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 800। यहीं पे लफड़ा फंसा। अरे ये मिलीग्राम में, ग्राम में कैसे रख दोगे, दोनों सेम यूनिट में रखोगे ना, या तो दोनों को ग्राम में कर लो या तो दोनों को मिलीग्राम में कर लो। चलो ग्राम को मिलीग्राम में कर लेते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है ना, ये कर लिए, इंटू 10⁶। ठीक। अब थोड़ा ध्यान से भाई, अच्छे से देखना। देखो पहले तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अभी 1 गो 0 और 3 गो 0, कै गो 0, 4 गो 0। तो 4 गो 0 है और ऊपर में 10⁶ है, तो 4 गो 0 से ऊपर में 4 गो 0 कट जाएगा, तो 10⁻², 2 गो 0 बचेगा। तो 2 इंटू 10⁻², मतलब 200 बाई 8, 200/8, 25 यूनिट क्या, ppm। ये हो गया। या फिर इसको ऐसे कर लो 40। अब 1 गो 0, 3 गो 0, 4 गो 0, 4 गो 0 से ऊपर 4 गो 0 कट जाएगा, तो ऊपर में 2 गो 0 बचेगा, मतलब 100, और नीचे में 4, 100/4 कितना, 25 ppm। हो गया आंसर। ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला नंबर मोलारिटी पर है, दूसरा मोलालिटी, थर्ड नंबर मोल फ्रैक्शन, चौथा परसेंटेज कैलकुलेशन, पांचवा नॉर्मलिटी, है ना, छठा ये कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। देखे लास्ट 7 नंबर फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी क्या होता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसी को फॉर्मलिटी बोलते हैं। एक बार और, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसी को फॉर्मलिटी बोलते हैं। एक बार सुनना लैंग्वेज, द ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लिखोगे द ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called फॉर्मलिटी। ठीक है, फॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, इसका यूनिट हो जाएगा कैपिटल एफ। फुल फॉर्म कुछ नहीं, बस इससे ये इंडिकेट होगा कि फॉर्मलिटी दिया हुआ है। ठीक है। अब बात है कि ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू क्या, तो ग्राम फार्मूला मास मतलब मास बाई
मोलिकुलर मास। थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो लगेगा ये मोल जैसा है ना। कैसा है ये? मोल जैसा ना। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी होता है। मतलब फॉर्मेलिटी इज एज लाइक मोलरिटी। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है। फॉर्मेलिटी इज एज लाइक मोलरिटी, लेकिन दोनों टर्म अलग अलग है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, घुमा के तो वही बात बोल रहा है, लेकिन टर्म अलग अलग है। नॉर्मलिटी, सॉरी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मूला सेम है दोनों का। मोलरिटी में सीधे बोल देता था द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी में द ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ग्राम फार्मूला मास मतलब यही, मास बाय मोलिकुलर मास। इसका क्वेश्चन पॉज करके पहले गिवन लिख के जल्दी से बना दो, है ना, उसके बाद इधर देखना। 2.02 ग्राम ऑफ KNO3, मास दिया हुआ है 2.02 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। फाइंड फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास बाई मोलिकुलर मास, तो मास दिया हुआ है 2.02, मोलिकुलर मास KNO3 का, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, दो गुना करो 38 होता है 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन एक का, ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500। ये मिलीलीटर में ना है, लीटर में करेंगे तो बाई 1000, 2.02, ये सबको जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, 1000/500, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 500 से 2 बार में ना, 101 से 2 बार में, 2 2 जार 4, 4/100, 0.04। फॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है? कैपिटल F। इतना क्लियर है भाई? तो ये पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, है ना। अब जो, थोड़ा ध्यान से सुनना, अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसमें 7 देखें। बहुत बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो, टेम्परेचर पे वो कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिस कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम नहीं होगा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो बारी बारी से एक एक करके सोचते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो पहला, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं? तो करेगा। क्यों? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम मतलब डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात है, ठीक है, डिपेंड तो करेगा। अब सर ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो मोलरिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ये भी बता दीजिए। जब ये बता दीजिए कि हाँ डिपेंड करेगा, तो कैसा डिपेंड, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, ये भी तो देखना। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, दिमाग में रख लो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो लोग क्लास 11 अच्छे से पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन सुने होंगे, PV इक्वल टू nRT। तो इस साइड PV, इधर nRT, तो इधर वॉल्यूम है, इधर टेम्परेचर है। तो एगो इस साइड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों एक ही साइड अगर रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वही PV देखते प्रेशर और वॉल्यूम में देखते तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। और एगो इस साइड अगर एगो इस साइड रहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इधर PV, इधर nRT, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। यही चीज़ है। हाँ, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बोले थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम नीचे है ना मोलरिटी में, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, मोलरिटी घटेगा। चलो, तो मोलरिटी के लिए ये बात तुम सोच लिए कि पहले ये कि टेम्परेचर पे मोलरिटी डिपेंड करेगा कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? करेगा। तो क्या होगा मोलरिटी का? तो घटेगा। रट के नहीं, सोच के कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
अब वॉल्यूम नीचे में है तो नीचे वाला बढ़ता है तो ओवरऑल क्या होता है, घटता है, तो मोलरिटी घट जाएगा। उसी तरह मोलालिटी सोच लो, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें वॉल्यूम नहीं है, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा मोलालिटी। आगे मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखते हैं, नीचे में टोटल रखते हैं। इसमें कहाँ है वॉल्यूम, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। परसेंटेज कैलकुलेशन, चाहे मास परसेंट देख लो, वॉल्यूम परसेंट देख लो, अब वॉल्यूम परसेंट में ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम है यार, है ना, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। आगे बढ़ो, परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसमें वॉल्यूम है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर वही बात, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा, तो नॉर्मलिटी घट जाएगा क्योंकि वॉल्यूम नीचे है। उसके बाद नॉर्मलिटी के बाद पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, वॉल्यूम नहीं है तो डिपेंड नहीं करेगा। लास्ट फॉर्मेलिटी, डिपेंड करेगा क्योंकि वॉल्यूम है, क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी घट जाएगा। तो दिमाग में रखना, समझ के रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि टेम्परेचर से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंडेंट है। तो क्या क्या देख लिए हम लोग, मोलरिटी देख लिए, उसके बाद नॉर्मलिटी देख लिए, फॉर्मेलिटी देख लिए, ये तीनों डिपेंडेंट है, बाकी चारों नॉट डिपेंडेंट है। इतना अच्छे से रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी का इसी के नीचे में लिखना, कि फेयर कॉपी में ये वाला होमवर्क लिखना है उतना ही के नीचे, जिससे पता रहे कि हाँ इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। लेकिन ये क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी वाला कहाँ, रफ कॉपी में, है ना। फेयर कॉपी में, मेन कॉपी में सिर्फ यही सब क्वेश्चन जो अभी कराते हैं क्लास में वो करना है, ये वाला बनाना कहाँ है, रफ कॉपी में बनाना है, ठीक ना। एनसीईआरटी का इंडेक्स्ड का 1 से 5, एक्सरसाइज का 1 से 9, 26 से 30, इतना क्वेश्चन बनाने लायक हो गए। इतना क्वेश्चन बनाओगे, जो डाउट होगा उसको क्लियर करोगे, है ना। चलो अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।